आंगन से बहू रीमा के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थी। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही रीमा लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती शारदा ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमर बेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। रीमा उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसीलिए बेल को फेंक कर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उग जाते हैं बेशर्मों की तरह। अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। रीमा के ये शब्द सुनकर शारदा की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी ही होती है। शारदा के कलेजे में एक हुक उठी और माँ अपने ही बेटे के घर को गृहस्थी को चूस कर उसे खत्म कर देगी। शारदा को रीमा की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंश बेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आँख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर शारदा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटते तक का सारा समय शारदा पर भारी बीता। रीमा पूरा दिन किसी न किसी बात से अमर बेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब रीमा दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी तब शारदा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। शारदा को उससे करुणा हो आई। कहने के वो अमर बेल हैं, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल शारदा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि रीमा ऑफिस चली जाती है। सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसीलिए शारदा से सामना कम ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन शारदा को बहुत भारी लगते हैं। रीमा, बच्चे, उनका बेटा अजीत सब घर पर रहते हैं। शारदा को रीमा के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अजीत के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। अजीत की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति हो। और छुट्टी वाले दिन शारदा को लगता कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह है, अनमांत्रित, अवांछित, अपरजीवी। 2 वर्ष पहले अजीत के पिता की मृत्यु के बाद शारदा अपने पति गृह में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू भोपाल में रहते थे। घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। शारदा को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे से दुख सुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही न चलता था। और यहाँ शारदा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो शारदा अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज़्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। शारदा तो पतिगिरी छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वह अभी अपना नहीं होता। लेकिन अजीत और रीमा तब तक बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्द ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। अजीत उनका 2 मंजिला मकान बेचकर भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी शारदा के साथ भी दोहराई जा रही थी। शारदा कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने की चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान शारदा के नाम
कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। शारदा ने मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। रीमा का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खोलने लगा और अजीत ने चुप्पी साध ली। एक दिन रीमा ने उन पर आरोप लगा दिया कि वो अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थक कर चूर हो जाती पर उफ तक नहीं करती। शारदा यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी रीमा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नज़र रखने पे वे रीमा की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और शारदा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन रीमा ने भाइयों को हटाकर उन्हें बाई बना दिया। इस पर भी उन्होंने परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहे, वो अपना मान रख कर खुद ही जल्द ही यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने संघर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन अजीत उन्हें इंटरसिटी पर बैठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब शारदा को उससे कर्तव्यपरायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। सहजीवन तो दो ज़रूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी आश्रित ही बन जाना पड़ता है। ट्रेन चल दी और पूरे छूटते हुए शहर के साथ शारदा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कूली ने सामान ऑटो में रखवा कर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन का एहसास ने शारदा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज़ आते ही आसपास से सब लोग आ गए। शारदा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में शारदा ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब शारदा भोपाल गई थी तब उनका बेटा मनु 6 माह का था। अब वह 2.5 साल का हो गया है। आते ही उनकी माँ ने बताया कि यह दादी हैं। बस मनु ताती ताती करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात मनु की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए की लिफाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। शारदा की आंखें भीग आई। वहाँ वह हफ्तों रीमा को कहती रहती कि चादर और तकिए का लिफाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। मनु रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटा कर शारदा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई हैं। सुबह उठने की आहट लगते ही मनु की माँ ने चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज के सारे ज़रूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थीं। दूसरे दिन उनकी पुरानी महरी काम पर वापस आ गई। शारदा को वापस आया देखकर महरी इतनी खुश हुई जैसे उनकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मनु दिन भर दादी दादी करता आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते। शारदा को मनु की माँ तो उनके आने से बहुत खुशी थी, क्योंकि मनु की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में महरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो यह अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी।
लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है, इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगता रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चित होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। महरी ने हाथ जोड़कर विनती की। शारदा को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की लक्ष्मी अगले ही दिन शारदा के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तह करके रखना, रसोई घर की साफ सफाई करना। शारदा उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाती तो वह बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां शारदा के पास आ गईं। शारदा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाट से गुंजता रहता। मनु भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। शारदा का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चित चेहरे देखकर शारदा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी। शारदा वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत न हो उसके लिए कितना भी कर लो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। शारदा का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।